जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए 80 प्रश्नों का ऐसा फुल मॉक टेस्ट साथियों आप लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम को क्रैक करवा देगा। क्योंकि साथियों आज की इस क्लास में केवल उन्हीं टॉपिक को साथियों कवर किया गया है, उन्हीं टॉपिक से प्रश्नों को लिया गया है जिन टॉपिक से एग्जामिनर साथियों सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने रखता है। तो आज के साथियों अगर ये 80 प्रश्न आप अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हो तो साथियों एग्जाम बहुत आपके आसानी से क्रैक हो जाएगा। लेकिन बहुत ध्यानपूर्वक आपको क्लास को देखना होगा। जो यहाँ पर प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं ये आपके लिए साथियों एक वरदान है और एग्जाम हॉल में इसका आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। मैथ की अगर बात करें, रीजनिंग की अगर बात करें, वो कॉन्सेप्ट साथियों आज लिए हैं जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन के टॉपिक है। तो साथियों इन 80 प्रश्नों को आप हल्के में मत लीजिएगा, इन सभी क्वेश्चंस को देखिएगा और बहुत ज्यादा मजबूत कीजिएगा अपनी तैयारी को। तो पहला प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी ये भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में साथियों इसका जिक्र है? तो अनुच्छेद 343 में इसका जिक्र है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या है? तो कवि तो साथियों एक पुल्लिंग शब्द है, अगर इसका स्त्रीलिंग की अगर बात करेंगे तो कवित्री हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों खाली जगह वाले बहुत सारे प्रश्न आते हैं, कम से कम 2 प्रश्न तो मानकर चलिए। देखिए वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय आपको बताने। यहां पर अब खाली जगह नहीं है, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस पूरे वाक्य में अव्यय क्या होता है। देखिए अव्यय वो होता है जो बदल नहीं सकता है, लेकिन यहां पर बात करें वह की अगर बात करें तो वह से वही भी बन जाएगा, ठीक है ना, वहां भी बन जाएगा। तो ये तो अव्यय नहीं है। अव्यय वो होता है जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। अपने लिखा हुआ है, अपनी भी हो जाएगा, अपनों भी हो जाएगा। भाई लिखा है, भैया भी हो जाएगा, बहिना भी हो जाएगा या भाइयों भी हो जाएगा। के लिखा है, की भी हो जाएगा। तो ये तो अव्यय नहीं होगा। जो ये जो बदल रहे ना शब्द, ये अव्यय नहीं है। गीत लिखा है ना, तो गीता भी हो जाएगा या गीत प्लरल भी इसका हो सकता है। गाता लिखा है तो गाती भी हो जाएगा, रहती हो जाएगा, या है लिखा है तो है भी हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक इकलौता एक ऐसा शब्द है साथियों, हमेशा ये साथियों एक अव्यय शब्द है, ये नहीं बदल सकता। क्या आपने सुना है कभी हमेशो या कभी सुना है हमेशी? तो अगर ऐसा वाक्य कोई भी वाक्य आपके सामने आ जाए और पूछा जाए इस पूरे वाक्य में अव्यय बताइए कौन सा है, तो ढूंढ लेना जो जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता वही आपका अव्यय शब्द होगा। चलिए, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो पूर्वी हिंदी की बोली है। अब अगर बात करें साथियों पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। एक तो मैंने आपको बता दी साथियों छत्तीसगढ़ी, तीनों मैं आपको एक साथ बता देता हूं। पूर्वी हिंदी की साथियों बोली है, ट्रिक से हम लोग देखेंगे ए बी सी। ए से साथियों पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली है? तो अवधी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें साथियों बी से कौन सी बोली है पूर्वी हिंदी की? तो बघेली आप लोग ध्यान रखेंगे। और सी से अगर बात करें साथियों तो छत्तीसगढ़ी आपको ध्यान रखते हैं। तो अगर साथियों छत्तीसगढ़ी की जगह यहाँ पर बघेली आ जाती तो बघेली भाषा भी साथियों, बघेली जो है ना, ये भी बोली किसकी होती? ये भी पूर्वी हिंदी की होती। अवधि अगर पूछ लिया जाता तो भी ये भी साथियों पूर्वी हिंदी की होती। अब उसके बाद देखिए प्रकंपित इसमें से ध्वनि आपको कौन सी नजर आ रही है बताइए। तो र की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी साथियों? रा। ये आपका एक प्रकंपित ध्वनि हो जाएगा। सही जवाब आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए विलोम शब्द युग्म में नहीं है, यानी कि कौन सा विलोम शब्द नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ, ये तो विलोम है। अगर बात करें आबाद का विलोम होता है साथियों बर्बाद, बिल्कुल सही है। उन्मूलन का विलोम होता है रोपण, बिल्कुल सही है। लेकिन मिश्रण का विलोम साथियों कोमल नहीं होता है, ये आपस में साथियों पर्यायवाची है, ये विलोम नहीं है। तो राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि ने युक्त शुद्ध वाक्य बताइए। एक तो आपको बताना है कि इस पूरे वाक्य में साथियों क्या है, ने आना चाहिए, और दूसरी शर्त है यहां पर वो वाक्य शुद्ध होना चाहिए। तो मैंने चाय खुद बनाई है, तो ये मुझे कहीं ना कहीं साथियों सही नहीं लग रहा है। मैंने चाय बनाया था, ये भी सही नहीं है साथियों। मैंने चाय बनाई है या मैंने चाय बनाई है, ये भी गलत हो जाएगा। अगर बात करें ने यहां पर आ रहा है और शुद्ध वाक्य की अगर बात करें तो शुद्ध वाक्य भी साथियों यही है। तो इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? 8 पुस्तकें हैं, 8 कवि हैं, 8 भक्तियां हैं या 8 भजन है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप 8 कवि है। आंसर आपका बी के साथ। अपकार का उपकार से वही संबंध है जो आहान का
किससे है? सम्मान से है, निर्वहन से है, या विसर्जन से है, या निर्यात से है? देखिए, अपकार और उपकार एक दूसरे के विलोम है, यानी कि अपकार का विलोम उपकार होता है। तो पूछा आपसे ये जा रहा है कि आहान का विलोम क्या होता है? तो आहान का विलोम साथियों विसर्जन होता है, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगले नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। देखिए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों की जोड़ी आपको पहचानना है। श्रुति सम मतलब जो सुनने में तो समान दिखे, सुनने में तो समान लगे, लेकिन भिन्न भिन्न उनके क्या हो साथियों, भिन्न भिन्न उनके अर्थ हो, ऐसी जोड़ी आपको कौन सी नजर आ रही है? देखिए, दिन की अगर बात करें, दिन की अगर बात करें तो ये साथियों पढ़ने में समान नहीं लग रहे हैं, शाम संध्या भी पढ़ने में समान नहीं लग रही है, संसार जगत भी पढ़ने में समान नहीं लग रहा है, लेकिन अपेक्षा और उपेक्षा कहीं ना कहीं पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं ये दोनों साथियों समान लग रहे हैं, लेकिन इनके भिन्न भिन्न अर्थ है। अर्थ जो है ना वो भिन्न भिन्न है। जैसे कि अगर बात करें अपेक्षा का मतलब क्या होता है, तो इच्छा होता है अपेक्षा का मतलब, लेकिन उपेक्षा का मतलब क्या होता है? बेइज्जती होता है या निरादर होता है। तो कुल मिला के साथियों आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जो पढ़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो जो पढ़ा ना जा सके साथियों उसके लिए शब्द कौन सा होगा? अपठनीय होगा। इसका अगर बात करें, इसका वर्तनी से संबंधित भी प्रश्न आपसे बन सकता है कि बताइए भैया शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द यहां पर कौन सा लिखा है? तो अपठनीय, जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। देखिए, भूतकाल आ गया तो यानी कि पास्ट, वो काम हो चुका है, गुजर चुका है। अपूर्ण यानी कि इनकम्प्लीट, एक तरीके से पूर्ण होता तो कंप्लीट होता, अपूर्ण है यानी कि इनकम्प्लीट वो काम होना चाहिए, ये पूरी तरीके से हुआ ना होना चाहिए, और वो भूतकाल में भी होना चाहिए। तो देखते साथियों, रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे, तो ये तो भविष्य काल का हो जाएगा। मुझे बाहर जाना है, अभी गया नहीं है साथियों, ये भी अपूर्ण भूतकाल नहीं होगा। माँ खाना बना चुकी, यहाँ पर काम पूरी तरीके से हो चुका है। रामू खाना खा रहा है, इसमें था आ गया तो ये साथियों भूतकाल हो जाएगा, और रामू खा रहा है अभी खाना, तो अभी भी साथियों उसका जारी है, यानी कि उसका काम अभी अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुआ है। तो राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, यानी कि ए वाला विकल्प ही अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए साथियों, हथेली पर सरसों जमाना, ये एक मुहावरा है और इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि असंभव काम ना करके दिखाना, असंभव काम करके दिखाना। बिल्कुल साथियों, हथेली पर सरसों जमाना मतलब असंभव काम करके दिखाना। तो राइट आंसर की अगर बात करें, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए कि इनमें से किस लोकोक्ति का भाव अर्थ सुसंगत नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए, यहां पर अगर बात करें, मन चंगा तो कटौती में गंगा, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। क्या इस लोकोक्ति का मतलब यह होता है कि यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थाटन का फल मिल सकता है? बिल्कुल सही साथियों, मन चंगा तो कटौती में गंगा, बिल्कुल सही अर्थ है। आ बैल मुझे मार, इसका मतलब क्या ये होता है? जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, बिल्कुल साथियों ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद नीचे वाले दो देख लेते हैं साथियों, काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब होता है बिल्कुल अनपढ़ होना, तो ये भी बिल्कुल सही है। आंख के अंधे नाम नैनु का मतलब क्या ये होता है कि दृष्टि बाधित को अपना नाम सोच विचार कर ही रखना चाहिए, तो ये साथियों नहीं होता है। आंख के अंधे नाम नयनमुख यानी कि गुणों के विरुद्ध नाम होना, इसका ये मतलब हुआ, इसका साथियों ये मतलब नहीं हुआ। तो आपसे पूछा क्या जा रहा था कि कौन सी लोकोक्ति का सुसंगत भाव अर्थ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले का नहीं। अब नहीं है तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, इसमें से एक ऐसा वाक्य आपको बताना है जो संयुक्त वाक्य है। देखिए, मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूं। अगर किसी भी वाक्य में बीच में आपको साथियों तथा नजर आए तो वो संयुक्त वाक्य होगा। किसी भी साथियों वाक्य में आपको और नजर आए तो वो क्या होगा साथियों? संयुक्त वाक्य होगा। किसी भी वाक्य में आपको तथा नजर आए और नजर आए साथियों तो वो संयुक्त वाक्य होगा। लेकिन अगर किसी वाक्य में आपको के नजर आ रहा है या क्योंकि नजर आ रहा है तो वो साथियों संयुक्त वाक्य नहीं होगा, तो वो मिश्रित वाक्य होगा। अब अगर बात करते हैं संयुक्त वाक्य का चयन करना है, तो स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शाकाहारी बनूं। अब यहां पर के आ गया तो ये संयुक्त वाक्य नहीं है, ये मिश्रित वाक्य है। दरवाजा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस गए, मैंने आपको बताया था तथा और अगर अतः आ जाए ना, अतः, तो वो भी साथियों संयुक्त वाक्य ही होता है। चलिए अब तो यहां पर राइट आंसर तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको भी पढ़ लेते हैं साथियों।
छात्राओं ने अत्यंत सुंदर भरतनाट्यम प्रस्तुत किया, ये भी नहीं है साथियों। और ये वही स्थली है जहां कृष्ण भक्त मीरा पैदा हुई थी, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये साथियों जो है ना, ये आपका मिश्रित वाक्य है और ये आपका सरल वाक्य है। मिश्रित वाक्य की पहचान एक और मैं आपको साथियों बतला देता हूं कि अगर शुरू में आ जाए यहां और उसके बीच में आ जाए जहां, यानी कि अगर तथापि तथापि आ जाए और यद्यपि आ जाए ऐसे करके, ठीक है ना, तो वो आपके मिश्रित वाक्य के उदाहरण कहलाए जाते हैं। अगले नंबर का प्रश्न देखिए, जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द की अगर चयन की अगर बात करें तो क्या करेंगे? दुष्कर, पुष्कर, दुर्जय या दुराग्रह? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, जिसे करना बहुत कठिन होता है उसको दुष्कर कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों हिंदी के वो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं जो इस बार आपको एग्जाम में आपके देखने को मिलेंगे। तो यहां तक का अगर आपने सफर तय कर लिया है तो क्या आप नहीं चाहते कि साथियों जीके और जीएस में भी साथियों आपका बेस्ट स्कोर आए? तो जीके जीएस को भी आप देखिएगा। क्या आप नहीं चाहते कि मैथ और रीजनिंग में आप 20 के 20 क्वेश्चन कर दो? बिल्कुल चाहते हैं। तो आज की इस क्लास में मैं आपको वो कॉन्सेप्ट साथियों सिखाने वाला हूं जो डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। चलिए, तो 17वां नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दुबला शब्द में जो दू आया है ना, ये क्या है? देखिए, दुबला शब्द में जो दू आया है वो साथियों क्या है? वो एक उपसर्ग है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, खाली जगह का साथियों एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि उस योजना का स्वरूप तैयार किया जा रहा है या उस योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है या रूपरेखा तैयार की जा रही है या कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है? तो यहां पर अगर बात करें, किसी भी योजना का साथियों प्रारूप तैयार किया जाता है, ना कि रूपरेखा, ना कि कार्यक्रम, ना कि स्वरूप। तो यहां पर साथियों कौन सा शब्द आ जाएगा? प्रारूप शब्द आ जाएगा और पूरा वाक्य सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अगर बात करें तो कौन सा है साथियों? बताइए। देखिए, आहार गलत है, आहार होता है। रचयिता लिखा हुआ रचयिता होता है। दृष्टा भी गलत है। प्रतिदर्श यहां पर साथियों बिल्कुल सही है और सही है तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, अब 20 क्वेश्चंस हम लोग यहां पर देखेंगे। पूरी जीके जीएस के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर चलेंगे साथियों, 20 प्रश्न। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है साथियों, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आंसर आपका ए के साथ। प्रोजेक्ट टाइगर बहुत पूछा जाता है साथियों, ये कब शुरू हुआ था? तो आप लोग साथियों डेट भी याद रखेंगे और वर्ष भी याद रखेंगे, यानी कि 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किससे है? तो अगर बात करें साथियों ये कहां पर है, तो ये कर्नाटक में, यानी कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो कर्नाटक में है। लेकिन ये किसके लिए जाना जाता है? ये बाघों के लिए जाना जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र साथियों ये कहां पर है? नई दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बंगलुरु में या साथियों ट्रॉम्बे में? कहां पर स्थित है? ट्रॉम्बे में स्थित है। आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका डी के साथ। उसके बाद देखिए, शहीद भगत सिंह दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग के लिए यहां पर साथियों एक प्रश्न है कि शहीद भगत सिंह दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य साथियों कहां से मिला है? स्नानागार की अगर बात करें, इसका साक्ष्य साथियों कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। राइट आंसर आपका साथियों अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो कहां पर दिया था? तो कहां पर दिया था साथियों? सारनाथ में दिया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर जिनका भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, एक अगला साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कविराज साथियों किसको कहा जाता है? तो कविराज किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुआ लाठीचार्ज, जो साइमन कमीशन का बहिष्कार हो रहा था उस दौरान साथियों लाठीचार्ज हुआ था। तो उस लाठीचार्ज की वजह से साथियों एक नेता की मृत्यु हो गई थी। उस नेता का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो उनका नाम साथियों क्या था? लाला लाजपत राय उनका नाम था। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए,
उसके बाद देखिए गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें से कौन सा विकल्प साथियों सही होगा? क्या गांधी जी का विरोध करने के लिए गोलमेज सम्मेलन शुरू किए गए थे? तो मैं कहूंगा नहीं। भीमराव अंबेडकर को भारत का नेता बनाने के लिए भी नहीं गोलमेज सम्मेलन शुरू किए गए थे। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। पूछा जाए कहां पर हुए थे, तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन साथियों लंदन में हुए थे। चलिए ऊपर वाले दो तो कट हो जाते हैं। साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार के लिए भी साथियों नहीं, एक तरीके से अगर बात करें भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए कहीं ना कहीं साथियों इसकी शुरुआत की गई थी। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा साथियों? डी के साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि साथियों ऊपर वाले तीनों तो किसी भी हालत में इसका राइट आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर आपका बचता है ऑप्शन नंबर डी। तो इसलिए आपका कहीं ना कहीं उत्तर जो जाएगा साथियों वो डी के साथ ही जाएगा। अगले नंबर का प्रश्न देखिए। देखिए अगर बहुत ज्यादा इसका पूरा मकसद नहीं था गोलमेज सम्मेलन का, तो कहीं ना कहीं साइड वाला अगर मकसद बात करें तो साइड वाला मकसद उद्देश्य ये हो सकता है। चलिए अब उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? कुचिपुड़ी की बात चल रही है। ये आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जो विट्ठल स्वामी मंदिर है और जो हजारा मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया था। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी इसमें से कौन सी है? तो इसमें से साथियों कौन सी है? लूनी नदी की अगर बात करते हैं, ये भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों कई बार ये मुझे प्रश्न दिख चुका है बहुत सारे एग्जाम में, तो नागार्जुन सागर बांध का निर्माण कौन सी नदी पर हुआ है? तो कौन सी नदी पर हुआ है साथियों? कृष्णा नदी पर हुआ है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए उसके बाद देखिए समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला इसमें से कौन सी है? तो कौन सी है साथियों? हिमालय है। सही जवाब आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पूर्ण लागत कीमत निर्धारण के अधीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है? तो किसके द्वारा साथियों कीमत निर्धारित की जाती है? सीमांत लागत में सामान्य लाभ जोड़कर कीमत निर्धारित की जाती है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब उसके बाद देखिए आर्थिक समृद्धि निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो अगर ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आर्थिक समृद्धि साथियों निवेश के स्तर पर निर्भर होती है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? तो किस प्रणाली के तहत साथियों नोट जारी करता है? नियत प्रत्यय प्रणाली नहीं, अधिकतम प्रत्यय प्रणाली नहीं, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। ये साथियों बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें साथियों भारतीय रिजर्व बैंक न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अनुसार ही नोट जारी करता है। सही जवाब आपका सी के साथ। उसके बाद देखिए प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग किया जाता है। तो किससे भाग किया जाता है साथियों? देश की कुल जनसंख्या से भाग किया जाता है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को साथियों देश की कुल संख्या से भाग किया जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए भारत के राष्ट्रपति केवल किसी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? तो यहां पर साथियों राइट आंसर आपका क्या होगा? यानी कि भारत के राष्ट्रपति सिर्फ किसकी लिखित सिफारिश पर? तो संघ का मंत्रिपरिषद की साथियों लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा साथियों जारी कर सकते हैं। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब साथियों यहां पर हम लोग देखेंगे 20 प्रश्न रीजनिंग के एकदम टॉप लेवल के, और 20 प्रश्न साथियों मैथ के हम लोग देखेंगे। तो रीजनिंग का साथियों पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहां पर लिखा हुआ है कि यदि सत्यता को क्या कहा जाता है साथियों? बनावटीपन एक प्रश्न युग के दो शब्द हैं। मतलब सत्यता की अगर बात करें बनावटीपन कहा जाता है, तो विशेषज्ञ को साथियों क्या कहा जाएगा? देखिए यहां पर एक तरीके से बात करें, एक विलोम लिखा हुआ, एक उल्टा लिखा हुआ है, तो विशेषज्ञ का उल्टा क्या हो जाएगा? आवारा, नौसिखिया, पारखी हो जाएगी या प्रतिनिधि हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा साथियों? नौसिखिया हो जाएगा। सही जवाब आपका साथियों अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि यदि अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो एन के दाईं ओर 8वां अक्षर साथियों क्या होगा? आपसे पूछा जा रहा है। देखिए नॉर्मली ए बी सी डी ई एफ जी एच हम लोग लिखते हैं नॉर्मल लेवल में, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि विपरीत क्रम में अगर अंग्रेजी वर्णमाला को लिखना हो, यानी कि सबसे
पहले z आ गया, उसके बाद साथियों y आ गया, फिर उसके बाद साथियों x आ गया, उसके बाद w आ गया। ये विपरीत क्रम अगर जारी रहता है साथियों तो कहां तक, यहां तक मान लेते हैं साथियों, यहां कहीं पर जो है वो a आता है, यहां पर b होगा, यहां पर c d ऐसे करके z यहां तक है, तो इसको कहते हैं साथियों विपरीत क्रम। इसमें लिखे तो n के दाईं ओर, अच्छा मान लीजिए n कहां पर होगा, n सपोज दैट साथियों यहां पर होगा और n होता है 14 नंबर पर, तो n के दाईं ओर, अब n का दाईं ओर किधर होगा, n का दाईं ओर साथियों इधर की तरफ होगा, n का दाईं ओर, तो n के दाईं ओर आठवां अक्षर क्या होगा, तो n होता है साथियों 14 पर, हमें जाना है दाईं ओर, हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा क्योंकि a की तरफ जा रहे हैं ना, तो 8 आठवां अक्षर पूछा जा रहा है, तो 14 माइनस 8 साथियों कितना हो जाएगा, 14 माइनस 8 साथियों 6 हो जाएगा, और 6 पर साथियों यहां कहीं आपका आएगा f, ठीक है ना। तो आपका आंसर जो जाएगा साथियों वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, एफ के साथ जाएगा। अगर कहते कि इनके बाईं ओर 8वां चलना है या इनके ओर, इनके बाईं ओर 10वां चलना है, तो हम क्या करते हैं साथियों, 14 प्लस 10 करा देते, 24 आ जाता। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश का संबंध है, जिसके प्रकाश में साथियों किरण होती है ना, तो उसी प्रकार आवाज में क्या होती है, आपसे पूछा जा रहा है, आवाज में क्या ध्वनि होती है, आवाज में क्या सुर होता है, क्या तरंग होती है, क्या सुनना होता है। तो कहा जा सकता है साथियों प्रकाश में किरण होती है और आवाज में क्या होती है, ध्वनि होती है। तो सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद अगर बात करें रवि पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है, तो ये साथियों डायरेक्शन वाला सवाल है। मैं आपको बता देता हूं साथियों, आप सभी लोग जानते हैं, मान लीजिए एग्जाम हॉल में आप यहां पर बैठे हैं, तो आपके ऊपर साथियों हमेशा क्या होगा, आपके ऊपर हमेशा साथियों उत्तर होगा, और आपके ये नीचे साथियों क्या होगा, ये हमेशा दक्षिण होगा। और इस साइड की अगर बात करें, ये आपका पूर्व साइड कहलाएगी और ये आपका साथियों पश्चिम दिशा कहलाएगी। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं साथियों, आपका सीधा हाथी जो होता है ना, सीधा हाथी क्या होता है साथियों, आपको ध्यान रखना है दायां हाथ होता है। और अगर बात करूं आपका जो बायां हाथ होता है, बायां हाथ आपका क्या कहलाया जाता है, बायां हाथ आपका साथियों उल्टा हाथ कहलाया जाता है। तो एग्जाम में अगर कहा जाए आप दाएं मुड़िए तो आपको सीधे हाथ पे मुड़ना है, आपसे कहा जाए बाएं मुड़िए तो आपको उल्टे हाथ पे मुड़ना है। देखिए रवि पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो मान लीजिए आप यहां हैं, पश्चिम की ओर ये आपकी जाएगी, तो मान लीजिए आप यहां हैं, पश्चिम की ओर आपको चलना है कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर आपकी चलती है पश्चिम की ओर, ठीक है। कहा गया है कि दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण की ओर साथियों नीचे की तरफ जाएंगे और 3 किलोमीटर हम इसको चला देंगे। उसके बाद कहा है कि फिर वो पूरब की ओर जाता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो पूरब की ओर भैया हमने यहां पर इसको 8 किलोमीटर चला दिए, दो ये पूरा साथियों 12 था, तो 8 लगभग लगभग मुझे ऐसा लगता है कि यहीं कहीं तक आएगा, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर सफर तय करता है, चला दिया गया, वह अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूर है। अभी वो यहां पर है साथियों और उसका आरंभिक स्थल ये था, यानी कि पूछा आपसे जा रहे कि ये इसकी दूरी साथियों क्या है। बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, देखिए यहां पर अगर बात करें ये इसकी दूरी कितनी होगी, इसकी दूरी कितनी होगी, जब ये 3 है तो ये भी साथियों क्या होगा, 3 होगा, ठीक है ना। मैं यहां पर आपको बना लेता हूं, ये दूरी आपको निकालना है, ठीक है, ये दूरी आपको निकालना है, ये यहां से, तो ये दूरी हमें निकालना है। अगर बात करें इस पूरी की लंबाई कितनी है, 12 किलोमीटर है, 12 है ना, हाँ 12 इसको किलोमीटर है, और यहां तक अगर बात करें 8 किलोमीटर है, तो जाहिर सी बात है ये कितनी होगी, ये 4 किलोमीटर होगी, तो ये 4 किलोमीटर हो गई। ये अगर 3 है तो साथियों ये भी 3 होगी, तो ये कितनी होगी, 3 किलोमीटर हो गई। तो ट्रिपलेट में आपको साथियों कई बार बता चुका हूं कि अगर एक लंबाई आपकी भुजा की 3 होगी, दूसरी 4 होगी, तो तीसरी साथियों हमेशा 5 होगी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि तरुण पूर्व की ओर जा रहा है, यदि उसे उत्तर की ओर जाना है, मतलब पूर्व किधर होता है साथियों, पूर्व इधर होता है, अगर उसे उत्तर की ओर जाना है तो किस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए, ये आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग एक बार। मान लीजिए तरुण है, तरुण आपका किधर जा रहा है, तरुण पूर्व की ओर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है भैया, पूर्व की ओर जा रहा है। यदि उसे उत्तर की ओर जाना है तो वो किस दिशा की ओर नहीं जा सकता, इसको हम मानते हैं। सबसे पहले देखिए पूर्व की ओर जा रहा है, उसको सबसे पहले दाएं मोड़ा गया, फिर दाएं मोड़ा गया, तो हमने इसको दाएं मोड़ा और चलाया, फिर हमने इसको दाएं मोड़ा चलाया, फिर हमने इसको क्या मोड़ा साथियों, फिर हमने इसको बाएं मोड़ा, तो हमने इसको फिर बाएं मोड़ा, फिर कहा जा रहा है दाएं मोड़ा, तो फिर से हमने इसको दाएं मोड़ दिया, फिर से कहा जा रहा है दाएं मोड़ा, तो फिर से दाएं मोड़ा। तो अब वो किस
दिशा की तरफ जा रहा है साथियों, अब तो दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। इसमें कहा गया था कि यदि उसे उत्तर की ओर जाना हो तो किस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए, तो इसी दिशा में साथियों उसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये दिशा तो उसको दक्षिण की तरफ ले जा रही है। अब एक बार बी भी हम लोग चेक कर लेते हैं, बी एक बार हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं, वो किस तरफ जा रहा है साथियों, वो आपका पूरब की तरफ जा रहा है। अब क्या किधर मोड़ देना चाहिए, दाएं की तरफ, फिर दाएं की तरफ, तो हमने सबसे पहले दाएं की तरफ मोड़ दिया, फिर उसको दाएं की तरफ मोड़ दिया, फिर उसको बाएं 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 3 बार मोड़ा, फिर हमने उसको बाएं की तरफ 3 बार मोड़ा, नहीं ये तो दाएं हो जाएगा, ये तो दाएं हो जाएगा, ठीक है। बाएं की तरफ एक बार मोड़ा, बाएं की तरफ 2 बार मोड़ा, बाएं की तरफ 3 बार मोड़ा, यानी कि ये दिशा तो साथियों उसे उत्तर ले जा रही है, तो ये भी दिशा फाइनली उसको उत्तर ले जाएगी, ये भी दिशा फाइनली उसको उत्तर ले जाएगी। देखिए ये वाला करके दिखाता हूं, पूर्व की तरफ जा रहा है ना, दाएं मोड़ना है, तो एक बार दाएं मोड़ा, एक बार दाएं मोड़ा, एक बार दाएं मोड़ा, अब किस तरफ जा रही है, ये भी उत्तर की तरफ जा रही है और ये दिशा भी उत्तर की तरफ ही लेके जाएगी। तो कुल मिला के साथियों उत्तर की तरफ कौन सी दिशाएं नहीं लेके जाएगी, ये ऑप्शन वाली ए नहीं लेके जाएगी, इसलिए यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए, पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा, एक लड़की है पूजा, इस लड़की की ओर इशारा करते हुए विक्रम साथियों कहता है कि उसका पिता, यानी कि इस लड़की का, पूजा का पिता जो है ना, ये मेरी माँ की बहन का पुत्र है। अच्छा, मेरी माँ की बहन का पुत्र मेरा कौन होगा, मेरा कजिन होगा, मेरा एक तरीके से भाई होगा, ठीक है। तो अब मेरे भाई की लड़की है ये, इसका पिता, इसका ये जो पिता है ना, पूजा का पिता है, ये मेरा कौन है, मेरा कजिन है। तो भैया मेरे कजिन की बेटी मेरी कौन होगी, विक्रम उसको क्या कहेगा, तो विक्रम उसको साथियों भतीजी कहेगा। मेरे भाई की बेटी कौन होगी, मेरी भतीजी होगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता, वैसे यहां पर पूछा जा रहा है पूजा का विक्रम से क्या संबंध है, तो विक्रम क्या कहेगा पूजा को, तो भतीजी कहेगा। लेकिन यहां पर अगर ये लिखा होता विक्रम का पूजा से क्या संबंध है, तो पूजा क्या कहती विक्रम को, पूजा साथियों क्या कहती, चाचा कहती, तो आपका उत्तर चाचा होता। यहां पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूजा का विक्रम से क्या संबंध है। अब यहां पर भतीजी है तो बता दोगे, लेकिन अगर यहां पर साथियों ऑप्शन में चाचा भी होता तो कैसे बताते, तो मैं आपको बता देता हूं, सा से पहले, ये से पहले जो शब्द लिखा हो, आपको देखना है कि ये बंदा क्या कहेगा इस बंदे को, तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। ये बंदा क्या कहेगा, ये बंदा भतीजी कहेगा। और अगर यहां पर पूजा आ जाता तो पूजा क्या कहती इस बंदे को, पूजा कहती मेरा चाचा। तो आंसर आपका कुल मिला के जो है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ है। अब उसके बाद एक और साथियों प्रश्न देखिए कि एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोलता है, उसकी माता, क्या एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोलता है कि उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, ठीक है। उसकी माता जो है मेरी सास की इकलौती पुत्री कौन होगी, मेरी सास की इकलौती पुत्री मेरी बीवी होगी, मेरी सास की इकलौती पुत्री मेरी बीवी होगी। और उसकी माता है, वो कौन है साथियों, वो उसकी माता है। तो उस व्यक्ति का स्त्री से साथियों क्या संबंध है, तो वो उसकी बेटी है, यानी कि वो स्त्री क्या कहेगी साथियों, इस व्यक्ति को पिता कहेगी। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें, नीचे दी गई श्रेणी में सिर्फ उन वाई को आपको गिनना है। क्या कहा जाए सारे उन वाइयों को आपको गिनना है, उन वाई को आपको गिनो जिनके बाद आई आता है। क्या आता है, आई आता है, लेकिन आई के बाद एक्स साथियों नहीं आता है। यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस पूरी पंक्ति में वाई आए और उस वाई के बाद साथियों ये आपका आई है, लेकिन आई के बाद साथियों एक्स आपका नहीं आना चाहिए, यानी कि सिर्फ वाई और आई आना चाहिए। ये आपसे यहां पर एक तरीके से कहा जा रहा है। तो देख लेते हैं साथियों, तब बताओ ऐसे कितने वाई हैं। देखिए एक की अगर बात करते साथियों, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। नीचे दी गई वाई को गिनो जिनके बाद आई आता हो लेकिन आई के बाद एक्स नहीं आता हो। तो अब ऐसे कितने वाई होंगे, तो एक तो साथियों आपका वाई और आई ये हो जाएगा, जिसके बाद में एक्स नहीं आया है तो ये एक हो जाएगा। उसके बाद अगर साथियों बात करते हैं यहाँ पर आपका वाई आई नहीं है, वाई आई नहीं, ये आपका वाई आई है, लेकिन साथियों यहाँ पर एक्स आया है तो इसको नहीं काउंट करेंगे। यहाँ पर वाई आया है और वाई के बाद साथियों आई भी आया है लेकिन एक्स नहीं आया है, तो ये आपका दूसरा ऐसी चीज हो जाएगी। उसके बाद अगर यहां पर साथियों बात करते हैं, वाई आया है, आई आया है लेकिन एक्स नहीं आया है, ये आपका तीसरा हो जाएगा। अगर बात करें कोई और भी है, वाई भी है, आई भी है लेकिन एक्स है, इसको काउंट नहीं करेंगे। यहां पर साथियों वाई है और आई है और जेड है, एक्स नहीं है, तो ये आपका चौथा हो जाएगा। तो ऐसी कितनी वाई आई है, ऐसी 4 वाई आई है जिनके बाद आई तो है लेकिन एक्स नहीं है। तो सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नीचे दिए गए शब्दों में से शब्दकोश में आखिरी शब्द साथियों कौन सा होगा। देखिए
OPI इसमें भी है, OPI इसमें भी है, OD इसमें भी। ये तो शुरू में आ जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता उत्तर। अंत वाला शब्द आपको बताना है, ठीक है। अब P के बाद आता है U, तो ये दोनों पहले आएंगे इस ऑप्शन से, तो सबसे अंत में कौन सा आएगा? सबसे अंत में साथियों ऑप्शन नंबर C वाला आएगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। शब्दों का सही प्राकृतिक क्रम आपको बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा बच्चा साथियों इस प्रश्न को नहीं कर पाएगा। देखिए सबसे पहले जब बच्चा पैदा होने से पहले जो गर्भ में होता है ना, वो कौन सी अवस्था कहलाई जाती है? वो गर्भावस्था कहलाई जाती है। तो यहाँ पर कहीं पर गर्भावस्था तो ऑप्शन में नहीं है। जब बच्चा पैदा हो जाता है वो उसकी शैशवावस्था कहलाई जाती है, यानी कि पैदा होने के बाद जो सबसे पहली अवस्था होती है वो साथियों शैशवावस्था होती है। लेकिन यहाँ पर तो बचपन लिखा हुआ पहली अवस्था, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी बचपन लिखा हुआ है, यहाँ पर साथियों किशोरावस्था। किशोरावस्था तो साथियों 11-12 साल की उम्र की अवस्था होती है, 18-19 साल तक चलती है किशोरावस्था, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर साथियों शैशवावस्था लिखा हुआ है, तो ये आपका सही जवाब है क्या? तो शैशवावस्था की अगर बात करें, ये साथियों जन्म से शुरू होती है, वही लगभग 3-4-5 साल तक की रहती है। फिर ये साथियों लगभग वही 7-8 साल की उम्र तक बचपन रहता है। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों किशोरावस्था जो आपकी आती है 10 साल तक रहती है। फिर 11 बाल से यहाँ पर साथियों 11-12 से 18 तक शुरू हो जाता है। फिर यौवन अवस्था आ जाती है, फिर बुढ़ापा आ जाता है, यानी कि प्रौढ़ अवस्था आ जाती है। तो जो सही क्रम है साथियों वो कौन सा है? सही क्रम साथियों ऑप्शन नंबर डी वाला है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए निम्न में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष है? यानी कि कौन सा वर्ष साथियों अगर आपसे पूछा जाए अधिवर्ष है या लीप वर्ष है, बात एक ही है। तो यहां पर अगर बात करें, देखिए कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, यहां पर जो भी साथियों 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए वो आपका क्या हो जाएगा साथियों? वो आपका लीप वर्ष हो जाएगा। तो देख लीजिए एक बार साथियों कौन सा यहां पर 4 से पूरा पूरा साथियों विभाज्य होता है, एक बार देख लेते। देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 होगा तो 3 हो गई 38 हो जाएगा, 4 नीम आपका 36 हो जाएगा, 2 बचेगा ये 22 हो जाएगा, और 4 22 से नहीं कट होगा तो ये नहीं होगा। 1978 की अगर बात करें साथियों 4 चौक आपका 16 हो जाएगा, 3 जाएगा, और अगर बात करें ये भी नहीं होगा, लास्ट में 18 आएगा। अगर बात करें साथियों यहाँ पर 4 चौक आपका क्या हो जाएगा साथियों? 16 हो जाएगा, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 4 दूना आपका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, फिर आपका 2 बचेगा, और 4 पंजे 20, 4 छंग आपके 24 हो जाएंगे। तो ये पूरा पूरा साथियों कट जा रहा है। तो इसमें से कौन सा लीप वर्ष है साथियों? ऑप्शन नंबर सी वाला ही आपका लीप वर्ष हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कल से पहले का दिन शुक्रवार था, तो कल के बाद का दिन क्या होगा? मान लेते हैं साथियों ये क्या है? ये आज का दिन है, ये साथियों आज है, और ये क्या हो जाएगा? तो आज से पहले साथियों क्या हो जाएगा? कल हो जाएगा गुजरा हुआ। ये क्या हो जाएगा साथियों? ये आपका परसों हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि कल से पहले का दिन, अरे भाई कल ये है और कल से पहले का दिन ये है, तो कल से पहले का दिन बताया जा रहा है शुक्रवार है, तो ये आपका साथियों यानी कि परसों कौन सा दिन था? परसों शुक्रवार था। कहा जाए देखिए जब परसों शुक्रवार होगा तो कल को कौन सा दिन होगा? ठीक है, कल आपका शुक्र के बाद साथियों शनिवार आ जाता है, तो शनिवार होगा। शनिवार के से पहले अगर बात करें, मतलब बात करें, तो यहां पर साथियों रविवार आ जाएगा, यानी कि कुल मिला के आज रविवार है और कल शनिवार था और परसों शुक्रवार था। पूछा आपसे ये जा रहा है कि कल के बाद कौन सा दिन होगा, तो कल तो आपका ये हो जाएगा और परसों आपका ये हो जाएगा। तो कल कौन सा दिन होगा? सोमवार, और परसों कौन सा दिन होगा साथियों? मंगलवार होगा। क्या मंगलवार साथियों ऑप्शन में है? तो बिल्कुल है साथियों, ऑप्शन नंबर सी में है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको चुनना है। कौन सा चित्र आपको बताना है कि जलेबी को, मिठाई को और खाने योग्य वस्तुओं का प्रदर्शन कर रहा है? बताइए। देखिए अगर बात करें ये आपका खाने योग्य पदार्थ हो जाएंगे, खाने योग्य वस्तु हो जाएंगे। अब खाने योग्य वस्तुओं में ही तो होता है साथ, उसके अंतर्गत ये आपकी मिठाई हो जाएगी, और मिठाई के अंदर आपकी साथियों ये जलेबी आ जाएगी। तो ऐसा विकल्प आपको कहां पर नजर आ रहा है? ऐसा विकल्प आपको ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए इस श्रृंखला के 9 के कितने अंक हैं? 9 के कितने, मतलब इसमें यहाँ पर आप लोग जो श्रृंखला देख रहे हैं इसमें कितनी बार 9 आया है, लेकिन 9 से पहले साथियों यहाँ पर बताया गया है, एक कंडीशन दी गई यहाँ पर कि कितने ऐसे 9 अंक हैं जिनके ठीक पहले 6 होना चाहिए। क्या पहले तो 9 के 6 होना चाहिए, लेकिन बाद में साथियों 3 नहीं होना चाहिए, यानी कि बाद में साथियों 3 नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं हम लोग कितनी बार ऐसा आया है। तो 6 9 तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 3 है तो काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद 6 9 लिखा है और 3 नहीं है, तो ये साथियों एक काउंट हो जाएगा। उसके बाद अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करते हैं, देखिए
6 9 है और 3 नहीं है तो ये 2 हो जाएगा, और 6 9 है और 3 नहीं है तो साथियों ये 3 हो जाएंगे। यानी कि 3 बार ऐसे 9 अभी तक आए हैं जिनके पहले तो साथियों 6 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। उसके बाद और साथियों हम लोग अगर बात करें तो 6 9 यहाँ पर लिखा है लेकिन 3 है तो ये काउंट नहीं करेंगे। 6 और 9 साथियों ये आपका ये है, और यहाँ पर भी साथियों आपका 3 नहीं है तो आपका ये 4, यानी कि कुल मिला के साथियों ये 9 जो है ना इस श्रृंखला में 4 बार आया है, जिसके पहले 6 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि सही जवाब यहां पर साथियों आपका क्या हो सकता है। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या साथियों आपसे यहां पर पूछी जा रही, तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? 15, 16, 8 या 12 बनेंगे? तो देख लेते हैं साथियों। देखिए यहां पर अगर बात करें यहां से ये और ये साथियों, ये कितना त्रिभुज हो गया? ये एक त्रिभुज हो गया। दूसरे त्रिभुज की अगर बात करें, दूसरा त्रिभुज यहां से साथियों बन जाएगा, ये आपका दूसरा त्रिभुज हो गया, ये 2 हो गए ना। अब अगर इसी बड़े वाले त्रिभुज की बात करें तो ये आपका साथियों 3 त्रिभुज यहां पर हो जाएंगे। अब इसको देख लीजिए, ये आपका चौथा त्रिभुज हो गया, ठीक है, चौथा त्रिभुज हो गया, और ये आपका साथियों पांचवा त्रिभुज हो गया, ये 5 हो गया, और इस बड़े वाले को साथियों काउंट करें तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 6 हो जाएगा। भाई 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए ना। 6 की अगर बात करें, 6 के बाद ये अब बड़ा वाला बनेगा 6, और ये साथियों 1 हो जाएगा, आपका 7वां त्रिभुज हो गया। 7 और ये आपका साथियों 8 त्रिभुज हो गए, 8वां त्रिभुज हो गया ना। अब 8 ये हो गया, और ये बड़ा वाला साथियों भी तो बनेगा, ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, यहां से यहां तक 9 त्रिभुज हो गए। बात करें साथियों ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये 10वां हो गया, ठीक है, ये आपका 10वां हो गया, और इस पूरे को अगर काउंट करें साथियों तो ये आपका 11वां हो जाएगा, और इसकी अगर बात करें साथियों ऐसे करके ये आपका कुल मिला के 12वां हो गया। इसके बाद साथियों 12 त्रिभुज हो गया, और इसके अलावा मुझे तो और कोई त्रिभुज नजर नहीं आ रहा है। तो साथियों कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा? 12 त्रिभुज साथियों कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी वाले में, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न संख्याओं का अध्ययन कीजिए और उचित विकल्प ढूंढकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यानी कि जो डॉट 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 है वहां पर साथियों कौन सा नंबर आ सकता है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये एक ही संख्या है, एक तरीके से बात करें ना, ये साथियों एक ही संख्या है। देखिए यहां पर साथियों जब हम बात करते हैं कि ये कैसे साथियों हुआ है, देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें साथियों, ये आपका 3 से देखिए 6 हो रहा है, ठीक है, और 6 से आपका कितना हो रहा है साथियों? इतना हो रहा है। तो कैसे क्या होगा साथियों, ये यहां पर अगर बात करें, देखिए मैं आपको समझा देता हूं सही तरीके से। देखिए भाई ये कॉमा नहीं है, बस कुल मिला के आपको ये 12 है साथियों। क्या है ये? 12। इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए जब 6 का आधा करेंगे तो 3 बन जाएगा, 6 का आधा करने पर क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा, और 12 का आधा करने पर यहां पर 6 बन रहा है, तो 24 का आधा करेंगे साथियों तो 12 बनेगा। इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, ठीक है ना। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि बेमेल को इसमें से आपको चुनना है, जैसे कि चाचा भतीजा, पिता पुत्र, भाई और बहन, ससुर और दामाद। तो इसमें से सबसे अलग कौन सा होगा बताने की कोशिश कीजिए। देखिए चाचा भतीजे का एक ही खून होता है। क्यों? क्योंकि चाचा के मतलब इनकी भाई की ही तो औलाद होगी भतीजा, तो एक ही खून हुआ। पिता और पुत्री का एक ही खून होता है, एक तरीके से बात करें। भाई और बहन का एक ही खून होता है, लेकिन ससुर और दामाद का एक अलग अलग खून होता है। ससुर बिल्कुल अलग और दामाद बिल्कुल अलग। तो कौन सा साथियों ऑप्शन बिल्कुल बेमेल होगा, सबसे विषम होगा? ससुर और दामाद कौन से ऑप्शन में लिखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों यदि डॉक्टर बुखार दवाई एवं स्वस्थ को क्रम में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे साथियों? सबसे पहले क्या एकदम से डॉक्टर आ जाते हैं? पहले तो साथियों अगर बात करें तबीयत खराब होती है, तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? पहले सबसे तो बुखार आएगा, उसके बाद साथियों डॉक्टर को बुलाया जाएगा, उसके बाद वो दवाई देंगे, और फिर उसके बाद इंसान स्वस्थ हो जाएगा। तो क्रम कौन सा आपको सही लग रहा है साथियों? ऑप्शन नंबर डी वाला क्रम सही लग रहा है। सही है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए शब्द तथा वाक्य में जो संबंध है ना, शब्द और साथियों वाक्य में जो संबंध है, वो संबंध वही संबंध आपको बताना है किस जोड़े में? अक्षर और शब्द व्यंजन में, स्वर और यहां पर साथियों व्यंजन होना चाहिए, स्वर और व्यंजन में, तो स्वर और व्यंजन यहां मैंने लिख दिया। मक्खी या छत्ते में, या गद्य और वाक्य में आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए तो यहां पर साथियों क्या आपका जवाब हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए, आप सभी लोग बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें जैसे कि शब्दों को जोड़कर, शब्द क्या होता है? जैसे कि एक ये शब्द हो गया, एक ये शब्द हो गया, एक ये शब्द हो गया, मतलब शब्दों को जोड़कर ही वाक्य बनाया जाता है। मैं
काम से जा रहा हूं, तो मैं अलग शब्द, काम से अलग शब्द, जा अलग शब्द, रहा अलग शब्द। तो शब्दों को जोड़कर जैसे कि वाक्य बनाया जाता है, उसी प्रकार साथियों अक्षरों को जोड़कर क्या बनाया जाता है, शब्द बनाया जाता है। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट। ये व्यंजन यहां पर नहीं लिखा होना चाहिए, व्यंजन अच्छा ये यहां पर आ जाएगा। चलिए, तो अक्षर को जोड़कर साथियों शब्द बनाए जाते हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए क्या इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो सकता है, बताइए भाई। चलिए, यहां पर अगर बात करें 16 है, 17 है, 21 है, 30 है, 45 है, 71 है, 107 है। तो अच्छा, बेमेल संख्या आपको चुनना है। इसमें कोई संख्या गलत है जो क्रम से नहीं आ रहे, उसका आपको चयन करना है। देखिए यहां पर अगर बात करें 16 से 17 हुआ यानी कि 1 बड़ा है, 17 से साथियों 21 हुआ है कितना, 4 बड़ा है, और 21 से साथियों 30 हुआ है तो 9 बड़ा है। यहां पर अच्छा एक बात आपको नजर आ रही होगी, ये 1 बड़ा है, ये 4 बढ़ गया, ये 9 बढ़ गया। यानी कि अगर बात करें 1 का स्क्वायर बड़ा यानी कि 1, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो यहां पर साथियों 4 का स्क्वायर आना चाहिए यानी कि यहां पर 16 आना चाहिए। और फिर यहां पर 5 का स्क्वायर आना चाहिए यानी कि 25 आना चाहिए। और फिर यहां पर 6 का स्क्वायर आना चाहिए यानी कि 36 आना चाहिए। क्या 71 में 36 जोड़ने पर 107 है? एक बार ट्राई कर लीजिए। 1 और 6 आपका 7 हो जाएगा, 7 और 3 आपका 10 हो जाएगा। बिल्कुल साथियों यही क्रम लगेगा। तो कुल मिला के साथियों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो नंबर है ना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि 30 और 16 साथियों यहां पर 46 आना चाहिए थे। कितने? 46। लेकिन आए कितने हैं? आए हैं साथियों 45। अब 46 में 25 जोड़ेंगे तो क्या 71 बनेगा? देख लेते। 6 और 5 11 हो जाएगा, 11 का 1 हो जाएगा, हासिल का 1 लग जाएगा, 3 और 7 आप 3 और 4 आपके 7 हो जाएंगे। तो कुल मिला के साथियों कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर डी वाला गलत है, 45, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो अब आप साथियों यहाँ पर देखेंगे मैथ के 20 क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी तक साथियों हम लोगों ने यहाँ पर देखे रीजनिंग के एकदम 20 क्वेश्चंस देखे, जो जैसे क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे मैथ के ऐसे साथियों 20 सवाल जो इस बार साथियों आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, तो 61वां नंबर साथियों आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है ना साथियों, वो 2048 है, और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दो गुनी है। तो उनमें तो बताइए कि उनमें से छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या भी बता देंगे और बड़ी संख्या भी बता देंगे। यहाँ पर कहा गया है कि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के से दो गुनी है। तो अगर एक संख्या x है साथियों, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। ये तो कहा एक संख्या दूसरी की दो गुनी, ऐसा करके कहा गया दूसरी संख्या से दो गुनी है। तो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर उन संख्याओं का गुणनफल करा दे, यानी कि इन संख्याओं का साथियों गुणनफल करा दे, तो क्या आएगा? 2048 आएगा। तो जो प्रश्न ने कहा हमने तो सिर्फ वही कर दिया, और तो कुछ कुछ अपने पास से नहीं कहा। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि संख्याएं बताइए, कोई दिक्कत नहीं। पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 2x है। चलिए, अब अगर x से गुणा कराएंगे, यानी कि कुल मिला के 2x की x से गुणा कराएंगे साथियों, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? 2048 लिखा है, 2048 लिख देंगे। x स्क्वायर बराबर साथियों क्या हो जाएगा? 2048 बटे साथियों क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि इस 2 की भाग साथियों 2048 से हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करें, इसको कट करेंगे साथियों, 2 एकम 2 हो जाएगा, 0 लग जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौक 8 आ जाएगा। यानी कि साथियों x स्क्वायर बराबर क्या आया है? 1024 आया है। अब कभी भी साथियों x स्क्वायर हो और उसके सामने कुछ नंबर लिखा हो, तो वो साथियों किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर होगा। अब आपको पता ये लगाना है कि ये किस संख्या का स्क्वायर है साथियों, ये 32 का स्क्वायर है। तो क्या आएगा साथियों? x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर साथियों 32 आ जाएगा। पूछा क्या गया था? छोटी संख्या पूछी गई थी। छोटी संख्या ये है और बड़ी संख्या ये है। तो छोटी संख्या साथियों क्या निकल कर आई? x का मान 32 निकल कर आया। और साथियों बड़ी क्या संख्या निकल कर आई? 32 दूना कितने हो जाएंगे? 64 हो जाएंगे। तो साथियों आंसर की अगर बात करें, छोटी संख्या पूछी गई है ना, छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या आपकी 32 हो जाएगी, और अगर बड़ी संख्या पूछी जाती तो 64 हो जाएगी। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि x प्लस 1/x बराबर √3 है। तो x क्यूब यहां पर साथियों लिखा हुआ है, x क्यूब लिखा हुआ है। क्या? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब लिखा है, ठीक है ना। तो ये भी आपका x क्यूब हो जाएगा। तो इसका मान आपको बताना है। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें साथियों, इस तरह के सवाल को कैसे किया जाएगा, ये मैं इसका आसान सा तरीका आपको बतला देता हूं। अगर बात करें यहां पर क्यूब क्यूब है ना, क्यूब क्यूब का मान निकालना है, तो साथियों इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा? क्यूब इसका भी करना पड़ेगा और क्यूब
साथियों इसका भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इसलिए साथियों दोनों पर हमने क्यूब चढ़ा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ये तो वो बन गया a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब बन गया, और a प्लस बी का साथियों होल ऑफ क्यूब का साथियों सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है साथियों? a क्यूब होता है प्लस आपका बी क्यूब होता है साथियों, प्लस 3ab होता है, प्लस 3ab होता है, और साथियों क्या होता है? a प्लस बी होता है। ठीक है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब इसको अगर a मान लेते, इसको b मान लेते साथियों, तो इस फॉर्म में इसको लिख देंगे, यानी कि a क्यूब लिखा है ना, तो a क्यूब साथियों यानी कि x क्यूब हो जाएगा, तो x क्यूब लिख लिया यहाँ पर। प्लस साथियों b क्यूब लिखा है, b क्या है? 1/x है, तो 1 साथियों x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलिए। प्लस साथियों 3ab है, तो क्या लिखेंगे साथियों? 3 लिखेंगे, गुणा a कितना है? a साथियों x है, गुणा b कितना है? 1/x है, तो ये हो जाएगा। अब अगर साथियों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अब अगर साथियों बात करें a प्लस बी क्या मतलब? x प्लस 1/x आ जाएगा, ये यही तो है ना, यही तो होगा, बिल्कुल यही होगा। अब यहाँ पर इस x से साथियों ये x आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साथियों क्या आपके पास यहाँ पर? तो बचेगा साथियों ये आपके पास, मैं आपको यहाँ पर बतला, अच्छा यहाँ पर ये जो लिखा है ना x प्लस 1/x, x प्लस 1/x का मान भी तो यहाँ पर दे रखा है √3, तो इसकी जगह पे हम √3 रख देंगे। चलिए अभी देखिए साथियों, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस साथियों क्या हो जाएगा? प्लस का अगर बात करें तो 3 हो जाएगा, और गुणा करके साथियों इसका मान क्या आएगा? √3 आएगा, तो यहाँ पर साथियों √3 आपका साथियों आ जाएगा। चलिए भाई, तो इतनी बात साथियों उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गई होगी। अब अगर बात करें साथियों, देखिए यहाँ पर ये शुरुआत की अगर बात करें ना, x प्लस 1/x का होल ऑफ क्यूब हमने किया था, बराबर क्या है? √3 का भी तो साथियों क्यूब है यहाँ पर, तो साथ में हमको क्या करना चाहिए था साथियों? √3 के क्यूब की अगर बात करते हैं तो साथियों क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हमने ये कर दिया। अब साथियों इसको एक बार तरीके से मतलब साथ में आपको लिखना है। अब आप सभी को पता होगा कि √3 गुणा में लिखें 2 बार तो 3 निकल आ जाएगा ये, और साथियों √3 जैसा ये आपका साथियों वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3√3 बराबर 3√3 है, तो जब साथियों ये इधर बराबर के इधर है, ये प्लस का है, उधर जाएगा साथियों तो माइनस का हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें x क्यूब जैसे लिखा है साथियों वो वैसे लिख लेंगे, बराबर ये वाला लिखेंगे साथियों 3√3 लिखेंगे। अब ये प्लस का है ना, उधर जाएगा, ये आपका साथियों माइनस का हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, तो अब साथियों यहां पर अगर बात करें कि x 3√3 में से 3√3 जाएगा तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा साथियों, शून्य बचेगा। तो क्या अगर बात करें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या बचा साथियों? शून्य बचा। और आपसे पूछा यह जा रहा था कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, तो ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ही तो निकला साथियों, शून्य। तो इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तीन संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली संख्या और तीसरी संख्याओं का योग अगर किया जाता है तो वो दूसरी संख्या से 50 अधिक होता है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? तो साथियों यहां पर कैसे क्या होगा, देखिए पहली संख्या अगर 5 है तो दूसरी संख्या 7 है, तीसरी संख्या 12 है। इनका अनुपात यदि उनमें से पहली और तीसरी संख्या का यानी कि इस संख्या का अगर और इस संख्या का योग अगर कर दिया जाए तो ये दूसरी संख्या से यानी कि 7 से 50 अधिक हो जाता है। तो इसको कैसे साथियों लिखोगे आप, ये मैं आपको बता देता हूं। पहली संख्या क्या है? कहा गया है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या, तो पहली संख्या 5x है और तीसरी संख्या साथियों 12x है। इनका जब योगफल किया जाता है तो कहा यह जा रहा है इनका जब योगफल किया जाता है तो दूसरी संख्या क्या लिखा है? दूसरी संख्या से 50 अधिक हो जाता है, तो दूसरी संख्या प्लस 50 अधिक हो जाता है, तो ये आपकी समीकरण बन गई। अब अगर बात करें साथियों, सबसे पहले x का मान निकाल लीजिए। अगर x का मान निकल गया ना साथियों तो ये तीनों संख्याएं भी निकल जाएंगी। देखिए कैसे करेंगे साथियों, 5x 12x आपका क्या हो जाएगा? 17x हो जाएगा, बराबर साथियों 7x प्लस आपका 50 आ जाएगा। ये 17x है ना, ये 7x इधर आएगा माइनस का, तो 17x में से 7x घटेगा तो साथियों 10x बचेगा। 10x बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, और x बराबर साथियों कितना हो जाएगा? 50/10 हो जाएगा, ये 10 नीचे आ जाएगा, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, बचेगा क्या साथियों? x बराबर 5 बचेगा। तो x बराबर 5 बचेगा ना, और अनुपात किसका निकालना है साथियों? 5, 7 और 12 का निकालना है। x बराबर पता चल गया यानी कि 5x अनुपात
7x, ये आपका 12x हो गया। तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? 5 पंजे साथियों क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 7 पंजे आपका कितना हो जाएगा साथियों? 35 हो जाएगा। और 12 पंजे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इनका योग कर लीजिए। 5 5 आपका 10 हो जाएगा, एक हासिल का लग जाएगा। 7 और 3 आपका 10 और 2 आपका 12 हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के साथियों तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा? 120 होगा। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक हो तो बताइए कि महेश की आय मोहन से आय से कितने प्रतिशत की कम होगी। इस टाइप का साथियों क्वेश्चन मैं आपको हर बार करवाता हूं। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और आप देखो भैया इसमें तो सिर्फ एक ही संख्या दी गई है, ये हम कैसे करेंगे? तो ये सिर्फ एक ही संख्या, पूरे सवाल में एक ही संख्या दी जाएगी और इस एक संख्या से ही आपको साथियों सही आंसर तक पहुंचना होगा। देखिए सवाल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? दो लोग होंगे, कहा जा रहा है कि एक लोग की आय दूसरी से इतने प्रतिशत ज्यादा है, तो बताइए दूसरे की आय पहले वाले से कितने प्रतिशत कम होगी। तो आपको क्या लिखना है? जो संख्या लिखी है वो संख्या लिख देना है, गुणा साथियों 100 लगा देना है। बटे में क्या लिखोगे? इस संख्या के जस्ट बाद अगर लिखा हो अधिक तो 100 और 150 को जोड़ देना। क्या? 100 और 150 को जोड़ देना। लेकिन अगर लिखा हो ये संख्या के बाद लिखा हो कम हो जाती है तो यहां पर साथियों आपको 100 में से इसको घटा देना है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब 150 की 100 से गुणा करेंगे साथियों 15,000 हो जाएगा आपका। और नीचे आपका कितना हो जाएगा? 250 नीचे हो जाएगा। इस जीरो से आपका ये जीरो कट जाएगा, 5 से कट करेंगे, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 तियां 15, ये 2 जीरो लग जाएगा। 5 एकम 5, 5 छंग आपका कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो कुल मिला के साथियों क्या जाएगा आपका आंसर? 60% के साथ जाएगा। यानी कि यदि मोहन की आय महेश की आय से 150% ज्यादा है तो साथियों 60% हो जाएगी कम। क्या? महेश की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? 60% कम होगी। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ए 5 मिनट में 10 पृष्ठ टाइप कर सकता है। ठीक है, ए जो है ना ये 5 मिनट में साथियों 10 पृष्ठ टाइप कर सकता है और बी जो है साथियों ये 10 मिनट में 5 पृष्ठ टाइप कर सकता है। अगर दोनों लोग एक साथ काम करें और 30 मिनट में साथियों कुल कितने पृष्ठ टाइप कर लेंगे? तो कुल कितने 30 मिनट में कितना काम कर लेंगे? तो सबसे पहला हमारा दिमाग ये जाता है कि हम ये निकाल लें कि ए 1 मिनट में कितना काम कर सकता है, बी 1 मिनट में कितना काम कर सकेगी। जो 5 मिनट में इतना काम, बी 10 मिनट में इतना काम लिखे ना, 1 मिनट में निकाल लो। क्या? अगर ए की अगर बात करें साथियों ये 5 मिनट में अगर बात करें 5 मिनट में 10 काम करता है ना, 5 मिनट में साथियों 10 काम करता है ना, तो कहा जा सकता है साथियों कि 1 मिनट में कितना काम कर लेगा? ये 1 मिनट में साथियों काम कर लेगा 10/5। 5 एकम 5, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें साथियों 1 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप कर पाएगा। तो ए का तो साथियों निकल गया हमारा। 1 मिनट में कितने पृष्ठ टाइप कर पाएगा? 2 पृष्ठ टाइप कर पाएगा। बी का निकाल लेते हैं। बी की अगर बात करें साथियों 10 मिनट में अगर साथियों 5 पृष्ठ टाइप कर पाता है तो 1 मिनट में कितने पृष्ठ टाइप कर पाएगा? 5 एकम 5, 5 दूना 10 यानी कि 1/2 पृष्ठ टाइप कर पाएगा। तो अगर साथियों बात यहां पर हमने की ए 1 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप करता है, बी 1 मिनट में आधा पृष्ठ टाइप करता है, तो दोनों साथियों कितने पृष्ठ 30 मिनट में ये कितने पृष्ठ टाइप कर पाएंगे? तो पहले तो इनको इनको जोड़ लो। तो कैसे जोड़ोगे? 2 सही 1/2, मतलब कुल मिला के ये 2.5 ही तो हो गया। 2.5 को सही तरीके से अगर लिखे तो कैसे लिखेंगे? 2 दूना 4, 4 और 1 5, 5 बटे आपका 2 यहां पर हो जाएगा। अब ये तो दोनों का 1 मिनट का काम हो गया। 30 मिनट में कितना काम करेंगे? तो 30 मिनट में कितना काम करेंगे? 30 से गुणा कर दो। 2 एकम 2, 2 की गुणा करें यहाँ पर 15 आ जाएगा और 15 पंजे साथियों कितना आ जाएगा? 75 आपका यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि वो दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो 30 मिनट में कितने पृष्ठ टाइप कर पाएंगे? 75 पृष्ठ टाइप कर पाएंगे। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए 100 विद्यार्थी की एक कक्षा में, मतलब एक कक्षा है उसमें 100 विद्यार्थी हैं। इसमें से साथियों 50 विद्यार्थी जो है ना वो गणित में, 50 विद्यार्थी साथियों कहाँ पर, 50 विद्यार्थी की अगर बात करते हैं तो ये गणित में, और साथियों 70 विद्यार्थी जो हैं ये साथियों अंग्रेजी में क्या हो जाते हैं? ये फेल हो जाते हैं। ठीक है भैया, ये फेल हो जाते हैं। ठीक है ना, ये आपके क्या होते हैं? ये आपके फेल हो जाते हैं। उसके बाद लिखा हुआ कि 5 विद्यार्थी गणित में
और अंग्रेजी दोनों में फेल हो जाते हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने होंगे? ये इस टाइप का क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जाता है। लास्ट में यही पूछा जाता है कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो ये संख्याएं बस आपसे बदली जाती हैं और सब्जेक्ट के नाम बदले जाते हैं। इसकी जगह साथियों आपको नागरिक शास्त्र दे दिया जाएगा, इसकी जगह आपको कुछ भी दे दिया जाएगा। संख्याएं चेंज कर दी जाती हैं और सब्जेक्ट के नाम चेंज कर दिए जाते हैं। बस साथियों और कुछ नहीं चेंज किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अगर बात करें देखिए, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। गणित में कितने प्रतिशत कितने फेल हो रहे थे छात्र, तो गणित में साथियों ये आपका फेल वाले हैं ना, फेल वाले लिखे हुए हैं। एक सेकेंड, ये साथियों फेल वाले नहीं, ये पास वाले लिखे हुए, यहाँ पर ये पास वाले लिखे हुए हैं कि 50 विद्यार्थी गणित में और 70 विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होते हैं। तो हमें कौन से निकालना है? हमें साथियों फेल वाले निकालना है। तो गणित में जब 50 बच्चे पास होते हैं तो गणित में साथियों कितने फेल होते हैं? तो गणित में साथियों कितने फेल होते हैं? गणित में साथियों 50 फेल होते हैं। और जब अगर बात करें साथियों 70 विद्यार्थी अंग्रेजी में जब पास होते हैं तो अंग्रेजी की अगर बात करें साथियों कितने फेल होते हैं? तो 30 फेल होते हैं। ठीक है ना? तो ये फेल वाले हमने निकाल ली। अब अगर बात करें दोनों विषयों में 5 छात्र हम कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए दोनों विषयों में 5 छात्र कैसे निकालेंगे? 100, ये 100 हमें लिखना पड़ेगा, 100 विद्यार्थी हैं तो 100 लिख दिया और साथियों माइनस लगा लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे अगर बात करें। अब अगर बात करें साथियों पहले विषय में कितने फेल थे? 50 थे, प्लस दूसरे विषय में कितने फेल थे? 30 थे, माइनस दोनों विषयों में कितने फेल थे साथियों? दोनों विषयों में 5 फेल थे। तो ये आपका इक्वेशन एक तरीके से बन गया। अब इसको सॉल्व करा लो साथियों। 100 की अगर बात करें माइनस लगा लिया, 50 और 30 80 हो जाएगा, 80 में से साथियों 5 जाएगा तो 75 बचेगा, यानी कि 100 में से जब 75 जाएगा तो साथियों 25 बचेगा। तो कहा जा सकता है कि दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी पास हैं साथियों? तो 25 पास हैं। और 25 कहां लिखा है साथियों? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए, एक व्यक्ति को 10% हानि होती है जब वह अपने माल को 153 रुपए में बेचता है, तो उसे अगर 20% का लाभ कमाना हो तो वो अपने माल को कितने रुपए में बेचे? मैं आपको दसियों बार बता चुका हूं साथियों कि अगर 10% की हानि पर कोई सामान बेचा जाता है यानी कि वो सामान 90% पर बेचा जाता है, और 90% जब उसको बेच रहे हैं तो 153 रुपए आ रहे हैं। कितने में बेचा जा रहा है? 153 रुपए में बेचा जा रहा है। तो आप 100% की वैल्यू निकालो और 100% की वैल्यू जो भी निकल कर आए उसका 120% निकाल दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों 90% की वैल्यू क्या दे रखी है? 90% की वैल्यू साथियों जो आपकी दे रखी है वो 153 साथियों यहां पर दे रखी है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे साथियों? 153/90 हो जाएगा और गुणा करा देंगे साथियों इसकी 100 से। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, कितना साथियों बचेगा? 6 बचेगा, 63 हो जाएगा, 9 सत्ते आपका 63 हो जाएगा और ये जीरो साथियों इसमें लग जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है साथियों 170 में उसने उस वस्तु को खरीदा था। तो अब उसको साथियों कितने की अगर 20% का लाभ लेना हो यानी कि इसका 120% कितना हो जाएगा ये हम लोग देख लेंगे। इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, बस साथियों 12 की गुणा आपको कराना है 17 से। तो 12 की गुणा साथियों 7 दुना आपका 14 हो जाएगा, 7 एकम 7 और 1 8 हो जाएगा। यहाँ पर साथियों 12 आ जाएगा, 4 आ जाएगा साथियों यहाँ पर आपका 200, यानी कि 204 की अगर बात करें तो अगर 204 में व्यक्ति सामान को बेचता है तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। और चूंकि 153 में बेच रहा था तो उसको 10% की हानि हो रही थी। तो आंसर यहाँ पर जिनका भी साथियों ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में साथियों पार करता है, तो उसकी गति आपसे पूछी जा रही, गति क्या होगी? गति का मतलब है कि गति पूछी जाए या चाल पूछी जाए, बात एक ही है। तो चाल बराबर साथियों क्या होगा? सूत्र आपने पढ़ रखा होगा। चाल बराबर होता है साथियों दूरी, दूरी बटे समय होता है। ठीक है ना? चाल बराबर होता है साथियों दूरी बटे समय होता है। तो दूरी की अगर बात करें, दूरी यहां पर दी रखी है 600 है, बिल्कुल, तो 600 यहां पर लिख ली। समय कितना है साथियों? समय 5 मिनट लगता है। तो यहां पर अगर बात करें, देखिए मीटर प्रति सेकंड में मामला होना चाहिए, लेकिन ये मीटर प्रति, ये तो मीटर है लेकिन ये सेकंड नहीं है, इसको सेकंड में बदलना होगा। ये मिनट में है साथियों, तो मीटर प्रति सेकंड, सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा? 5 मिनट की अगर बात करें साथियों, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में साथियों कितने हो जाएंगे? 60 सेकंड हो जाएंगे। ये आपका सेकंड आ जाएगा, यानी कि 5 मिनट में साथियों 6 पंजे 30,
6 पंजे 30 यानी 300 सेकंड हो जाएंगे। तो साथियों दूरी कितनी हो जाएगी मीटर में 600 और सेकंड कितने हो जाएंगे 300 सेकंड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर साथियों जब हम बात करते हैं कि अब आगे क्या साथियों हो सकता है, देखिए अब दूसरी बात अगर हम लोग बात करें, अगर कभी भी मीटर प्रति सेकंड में है और आपसे पूछा जाए चाल बताइए किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आपको किससे गुणा कराना चाहिए साथियों, आपको 18/5 से गुणा कराना चाहिए। लेकिन अगर कभी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी हो और फिर कहा जाए कि मीटर प्रति सेकंड में बदली है तो 5/18 से आपको गुणा कराना है उसकी, तो दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब आपको साथियों इसको कैलकुलेट करना है, इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अगर बात करें साथियों 3 एकम 3, 3 दूना आपके 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। 18 दूना कितने हो जाएंगे साथियों 36 हो जाएंगे, बटे आपके 5 हो जाएंगे। तो 5 सत्ते आपके साथियों 35 हो जाएंगे, ठीक है। एक बचेगा, पॉइंट लगेगा, यहां पर जीरो लगेगा। 5 दूना आपके कितने हो जाएंगे साथियों 2 हो जाएंगे, यानी कि 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए और बताइए साथियों क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो सकता है। साथियों मैंने बहुत सारे साथियों लगभग 10 से 12 मैंने फुल मॉक टेस्ट आपको करवा रखे होंगे। जैसे कि एक ही वीडियो देखें ना, उसमें एक ही वीडियो में साथियों आप लोग देख लेंगे हिंदी के भी क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन। तो एसएससी जीडी की पूरी प्लेलिस्ट जो कि निःशुल्क है बिल्कुल, उसका लिंक मैंने आपको साथियों डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाकर पूरी प्लेलिस्ट को अगर आप साथियों वॉच कर लेते हैं, हर एक क्वेश्चन आपके मनोमस्तिष्क में साथियों स्टोर हो जाता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि एग्जाम को पास करने में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी महसूस होगी। तो उसका लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो को देखने के बाद उस लिंक में जाइएगा और सभी क्वेश्चन साथियों तैयार कर लीजिएगा और फतेह कर दीजिएगा अपनी परीक्षा को। चलिए यहां पर अगर बात करें, एक 280 मीटर लंबी ट्रेन है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंबे को कितने समय में पार करेगी, ये आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। देखिए और बताइए साथियों क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है। देखिए यहां पर भी साथियों कितने समय में पार करेगी, तो समय आपसे पूछा जा रहा है। तो समय बराबर साथियों आप सभी को मालूम होना चाहिए क्या होता है साथियों, समय बराबर भी वही होता है, दूरी बटे चाल होता है, ठीक है भैया। तो दूरी बटे चाल हो जाएगी। दूरी की अगर बात करें तो 280 मीटर लंबी ट्रेन है, तो 280 मीटर क्या हो जाएगी साथियों, एक तरीके से ये आपकी दूरी हो जाएगी। बटे में अगर चाल की बात करेंगे तो चाल आपकी 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहां पर तो सेकंड में बात की गई है, तो इसलिए चाल को हमें कैसे बदलना होगा, मैंने आपको बताया था साथियों मीटर प्रति सेकंड में चाल को बदलना होगा। तो 63 की अगर बात करें किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में साथियों बदलने के लिए हम 5/18 से भाग कराएंगे। तो यहां पर साथियों जब हम भाग कराते हैं साथियों, तो आपका 3 छंग आपका 18 हो जाएगा, 3 दूना 6 और ये हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर बात करें 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, 3 सत्ते आपका 21 हो जाएंगे, 7 पंजे 35 बटे आपका 2 यहां पर हो जाएगा। तो कह सकते हैं साथियों 17.5 लगभग आपका हो जाएगा, 17.5 जो है ना साथियों, ये आपका यहां पर हो गया, ठीक है भैया। अब उसके बाद साथियों हम लोग क्या कर सकते हैं, साढ़े या कह सकते हैं 35/2 है ना, तो 35 यहां पर आ जाएगा, 2 साथियों आपका यहां पर आ जाएगा। अब अगर बात करें इसको कट कर लीजिए, 5 सत्ते आपका 35 हो जाएगा और 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे आपका 56 हो जाएगा और 8 दूना आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी कि 16 सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। मैंने कैसे आपको समझाया, देखिए फिर से देखिए एक बार। चलिए 280 मीटर लंबी ट्रेन थी, तो इसको दूरी मान लेंगे, तो ये दूरी की जगह पर हमने लिख दिया था 280 मीटर। चाल क्या है, दूरी बटे चाल है ना, समय निकालना है, पूछा समय है, तो चाल क्या है साथियों 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में निकालना है, क्योंकि मीटर में ये भी है ना। तो अगर किसी भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में निकालना होता है तो उससे 5/18 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर हमने 63 की गुणा कर दी, सॉरी भाग नहीं, गुणा कर दी 5/18 से। निकल कर आया जो आया वो 35/2 निकल कर आया। तो अब चाल की जगह पे हमने 35/2, 2 नीचे आएगा और इसकी इसलिए साथियों ऊपर चला जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट किया हमने, 16 सेकंड आ गया, तो इसलिए सही जवाब आपका सी 16 सेकंड के साथ जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। एक दुकानदार 200 बल्ब 10 प्रति बल्ब की दर से खरीदता है, मतलब जैसे कि अगर एक दुकानदार 200 बल्ब खरीदता है और एक बल्ब उसे साथियों 10 रुपए का पड़ता है, इनमें से 5 बल्ब जो है ना फ्यूज हो जाते हैं और वो फेंक देता है। 200 में से 5 बल्ब वो क्या करता है साथियों, फ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से वो उनको फेंक देता है। बचे हुए बल्बों को
कितने बल्ब बचे? 195 बल्ब बचे। तो 12 रुपए की प्रति दर की, मतलब एक बल्ब को 12 रुपए के हिसाब से बेचता है, तो उसको लाभ कितना होगा? देखिए भाई, 200 बल्ब उसने खरीदे, एक बल्ब अगर उसको 10 रुपए का पड़ा तो 200 बल्ब उसको कितने के पड़ेंगे साथियों? 2000 रुपए के पड़ेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, इनमें से 5 बल्ब कैसे होते हैं? बेकार हो जाते हैं। तो बचे साथियों 195 बल्ब बचे। अब 195 बल्बों को साथियों, वो एक बल्ब को साथियों 12 रुपए का बेचता है। अच्छा, पहले कितने का बेच रहा था? पहले 10 का बेच रहा था, लेकिन इसको कुछ प्रॉफिट भी चाहिए, तो ये 12 रुपए इसने कर दिए। तो अब हमें ये देखना है 195 बल्ब, अगर एक बल्ब 12 के हिसाब से बेचे तो 195 बल्ब कितने रुपए के होंगे? देखिए, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, 9 दूना 18 और 1 9 हो जाएगा, 2 कम 2 आपका साथियों यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 195 सीधा सीधा हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। 0 आ जाएगा साथियों, यहाँ पर 14 आ जाएगा, यहाँ पर साथियों अगर बात करें 13, यहाँ पर मतलब 2340 रुपए के साथियों। यानी कि अब अगर बात करें 195 बल्ब हैं और एक बल्ब अगर 12 रुपए का बेचता है साथियों, तो 2340 रुपए का वो बल्ब बेचता है। मतलब कुल मिला के खरीदा था उसने 2000 रुपए का, और माल अपना बेच रहा है 2340 रुपए का। तो कितना कितना उसको प्रॉफिट हुआ साथियों? 340 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो अगर ये पूछा जाता कि कितना लाभ हुआ, तो 340 कहीं ना कहीं ऑप्शन में लिखे होते, लेकिन पूछा जा रहा है कि उस लाभ को आपको प्रतिशत में बदलना और फिर बताना है। तो 340 को प्रतिशत में बदलना है, इसलिए गुणा में साथियों 100 लगाएंगे और नीचे क्रय मूल्य लिख देंगे। क्रय मूल्य कितना था? 2000 रुपए था, 2000 में तो खरीदा था ना, तो 2000 ही साथियों नीचे लिख। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस 1 जीरो से ये 0, इसको इससे भाग करेंगे साथियों, यहाँ पर 17 आ जाएगा। तो कहा जा सकता है साथियों 17% का उसको प्रॉफिट हुआ, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन है कि 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में करते हैं, उसी कार्य को 27 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे? बहुत आसान सा। देखिए, 36 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को 18 दिनों में करते हैं। वही कार्य, क्या वही कार्य साथियों, हम मान लेते हैं कार्य को वर्क मान लेते हैं, उसी कार्य को अगर 27 व्यक्ति करें तो कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे साथियों? मतलब कुल मिला के डी निकालना है। क्या निकालना है? डी निकालना है। तो इस 27 की अगर बात करें, इसके भाग में आ जाएगा साथियों, यहां से गायब हो जाएगा, और डी का आपको मान निकाल देना। इसको कैलकुलेट कर दो, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना आपके क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, 3 नीम आपके 27 हो जाएंगे, 9 एकम 9, 9 दूना 18 हो जाएगा। तो साथियों 12 दूना कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो कहा जा सकता है साथियों कितने दिनों में वो काम हो पाएगा? 24 दिनों में वो काम हो पाएगा। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी कि 24 के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर देखिए और बताइए सही जवाब आपका साथियों क्या हो सकता है? बताइए। चलिए, क्या हो सकता है साथियों? राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि पहली प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत आपसे पूछे। अगर यहां पर साथियों पहली 60 प्राकृत संख्याओं का औसत लिखा होता, कोई दिक्कत नहीं। अगर 120 का लिखा होता, अरे भाई 125 का, मतलब कुल मिला के कोई भी संख्या का अगर आपसे पूछे कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक सूत्र लगा देना है साथियों, n+1/2, बस इतना लगा देना है। ये n क्या है साथियों? जो यहाँ पर संख्या लिखी होगी ना साथियों, वो आपकी n हो जाएगी, यानी कि n 50 हो जाएगी। तो 50 + 1, 50 + 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका 51 बटे साथियों 2 होगा। तो 51/2 कितना होता है साथियों? 25.5 होता है। तो 25.25 साथियों क्या निकल कर आ जाएगा? ये औसत निकल कर आ जाएगा। क्या आपका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है। देखिए, क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर हमने कोई वस्तु खरीदी है, और विक्रय मूल्य साथियों क्या होता है? जिस वस्तु पर हमने, जिस मूल्य पर कोई वस्तु हमने बेची है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि क्रय मूल्य की अगर बात करें साथियों, देखिए मैं आपको इस प्रश्न को करने का बहुत आसान तरीका बता देता हूं। तो क्रय मूल्य की अगर बात करें, क्रय मूल्य कितना है? उसके विक्रय मूल्य के, यानी कि विक्रय मूल्य की अगर बात करें, यहां पर साथियों का लिखा है ना, तो गुणा का निशान आ जाएगा। विक्रय मूल्य के 80%, 80% लिखा है तो 80/100 हो जाएगा, बिल्कुल साथियों हो जाएगा। तो क्यों ना साथियों ऐसे कर सकते हैं साथियों, क्रय मूल्य ये साथियों विक्रय मूल्य की भाग इससे हो जाएगी, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो विक्रय मूल्य साथियों यहां पर आ जाएगा। क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 80/100 हो जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है कि अगर किसी चीज को, अगर क्रय मूल्य 80 है तो विक्रय मूल्य 100 होगा। यानी कि किसी वस्तु को हमने अगर 80 रुपए में खरीदा है तो बेचा है उसको 100 रुपए में, तो लाभ कितना होगा? लाभ तो साथियों 20 का होगा। इस लाभ को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 की गुणा करेंगे, और नीचे आप सभी को पता है क्रय मूल्य आता है, तो क्रय मूल्य नीचे हमने लिख दिया
80। 20 से कम 20, 20 चौक आपका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और 100 की भाग साथियों 4 से करोगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि 25% का क्या होता है साथियों प्रॉफिट होता है। सही जवाब आपका जाएगा डी के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाना आवश्यक है। वैसे आपने सुना होगा 33% पर पास इंसान होता है, तो यहाँ पर 33% की बात नहीं की गई, यहाँ पर साथियों 36% की बात की गई है कि अगर 36% आएंगे तो आप पास माने जाओगे। ठीक है, एक विद्यार्थी 113 अंक प्राप्त करता है और वो 85 अंकों से फेल हो जाता है, तो कहा जा सकता है साथियों 113 तो उसको अंक मिले, अगर उसको 85 अंक और मिल जाते तो उसको पासिंग मार्क्स मिल जाते, यानी कि उसके 36% उसको मिल जाते। तो कहा जा सकता है साथियों कि ये 36% के बराबर बिल्कुल कहा जा सकता है, यानी कि 36% बराबर कितना हो जाएगा, इसको अगर प्लस करें तो ये आपका 3 और 5 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, बिल्कुल 8 हो जाएगा, और 8 और 1 साथियों 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी कि जब 36% की वैल्यू 198 है तो 100% की वैल्यू साथियों क्या होगी, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 198 बटे 36 गुणा साथियों 100 से इसकी गुणा करा देंगे तो पता चल जाएगा परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर अगर बात करें साथियों देखिए 6 तियां आपका 18 हो जाएगा, और फिर 6 तियां 18 हो जाएगा, और 6 तियां 36 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, इससे कट करोगे तो ये 50 आ जाएगा। 11 पंजे कितने होते हैं साथियों 55 होते हैं, और 0 लगाए तो 0 लग जाएगा, यानी कि अधिकतम अंक कितने होंगे साथियों 550 होंगे। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है साथियों, मैं आपको इसको करने का तरीका बता चुका हूं। देखिए किसी संख्या को 387 से भाग देने पर 48 शेष प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल साथियों क्या प्राप्त होगा, 0, 3, 5 या 35। इस प्रकार का जब भी साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएगा, 3 संख्याएं आपको दी जाएंगी, ध्यान रखिए 3 संख्याएं। कहा जाएगा कि अगर इस संख्या से यानी कि किसी संख्या को इस संख्या से भाग दिया जाए तो 48 प्राप्त होता है, अगर उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल प्राप्त होगा, कुछ नहीं साथियों, ये जो 2 संख्याएं देख रहे हो ना, पूरा खेल इनका है, बस 48 की भाग 43 से कर लो और देखो इसमें क्या शेषफल बच रहा है, 43 से कम 43, 43 से कम 43, यह 48 कितना साथियों शेष बचा, 5 शेष बचा, तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों, 5 के साथ जाएगा। यदि 2 वृत्तों की परिधियां a अनुपात b हैं तो उनके अनुपात क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यानी कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात अगर निकाला जाए तो कितना होगा साथियों, अगर परिधियों का अनुपात a अनुपात b है तो साथियों क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका सही जवाब है। अब उसके बाद देखिए साथियों 3 की पावर है x प्लस 8 बराबर 27 की पावर है 2x प्लस 1, तो x का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करें साथियों ये 3 की पावर x प्लस 8 है, हमने लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। उसके बाद लिखा है 27, साथियों 27 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 27 की घात 3, 27 का क्यूब, क्योंकि 27 का क्यूब 3 का क्यूब भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का क्यूब साथियों 27 ही होता है। अब बाकी जो लिखा हुआ है साथियों वो हमने वैसे ही उतार दिया, बिल्कुल साथियों। उसके बाद देखिए साथियों अगर बात करें ये 3 सेम है तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा भाग में अगर होंगे। अब बचा क्या साथियों, x प्लस 8 बचा बराबर 3, अगर इसकी गुणा इससे करा दे 3 दूना 6 आपका हो जाएगा, तो 6x हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं साथियों 6x में से ये x जब माइनस होगा साथियों, तो यहां पर अगर बात करते हैं कितना आपके सामने यहां पर बच जाएगा, चलिए देखिए तो जब 6x यहां पर हमने लिखा, इस x को यहां पर लाएंगे साथियों, ये आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर साथियों हमने यहां पर लगाया। अब ये क्या था साथियों, ये आपका 8 था, तो ये 8 ऐसा ही आ जाएगा। अब ये माइनस का आ जाएगा, ये जब माइनस का आ जाएगा तो 6x में से 1x जाएगा तो साथियों 5x यहां पर बचेगा, और 8 में से 3 जाएगा तो साथियों 5 बचेगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर साथियों 5/5 आ जाएगा, यानी कि 5 कम 5 आ जाएगा, तो x का मान साथियों जो निकलेगा वो 1 निकलेगा।
बचेगा। तो x का मान ही आपसे पूछा जा रहा था और एक कौन से ऑप्शन में है साथियों, एक ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि रूट 8 है, फिर रूट 16 है भाग रूट 10 है बटे रूट 49 है, रूट 125 है की घात 3 है। इसका मतलब ये होता है साथियों, जब भी अगर किसी रूट के ऊपर क्यूब लगा हो, इसके ऊपर क्यूब लगा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ये संख्या किसी का क्यूब है, किसी का घन है, स्क्वायर नहीं, किसी का क्यूब है। तो ये किसका क्यूब है साथियों, 2 का क्यूब है, तो साफ साफ 2 आ जाएगा। ये संख्या 4 का स्क्वायर है तो 4 निकलकर बाहर आ जाएगा। अगर बात करते हैं साथियों, भाग हमने लिख लिया, ये 10 निकलकर यहां पर से बाहर आ जाएगा और यहां पर से 7 का स्क्वायर है तो 7 निकलकर बाहर आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, ये किसी संख्या का क्यूब है तो 5 का साथियों ये क्यूब है, 5 लिख लिया। अब कभी भी अगर भाग का निशान लगाओ तो उसको आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी 100%, तो आप क्या करेंगे साथियों, इसको गुणा में बदल लेंगे और जब इस भाग के निशान को गुणा में बदलेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, 10/7 है, इसको 7/10 कर दोगे, यानी कि जो भी संख्या लिखी होगी ना उसकी उल्टा पलटी साथियों आप लोग कर दोगे। अब इसको कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी आपको मिल जाएगी। 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो जाएगा, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या साथियों, 7/4 बचेगा। तो 7/4 साथियों कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, 7/4 तो साथियों आपको ऑप्शन नंबर कौन से ऑप्शन नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं, मुझे तो यहां पर साथियों कहीं नहीं साथियों नजर आ रहा है। अगर हम साथियों इसकी बात करें, ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है साथियों 1 सही 3/4, 1 सही 3/4 लिखा हुआ है, तो इसको भी तो हम ऐसे ही बदलाव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 4 एकम, ये 7 है ना, 4 की भाग करना है तो 4 एकम 4 हो जाएगा, बचा क्या, ये 7 है, बचे क्या 3 बचेगा, तो 1 सही 1/3 साथियों ये आ गया और 1 सही 1/3 तो यही लिखा हुआ था। तो ए नहीं आंसर होगा साथियों, बी आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगर साथियों यहां पर वैसे मैं अगर बटा 4 लगा के ये आंसर कर देता, लेकिन मुझे ये आंसर दिख गया तो ये आंसर मैंने आपको करा दिया। चलिए, एक व्यापारी ने 1 दर्जन साइकिलें 8880 रुपए में खरीदी हैं और प्रति साइकिल यानी कि एक साइकिल साथियों 888 रुपए में बेची है, तो उसको लाभ कितना मिला, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जब उसने 1 दर्जन साइकिलें यानी कि 12 साइकिलें, 1 दर्जन का मतलब क्या होता है 12, तो 12 साइकिलें साथियों 8880 रुपए में खरीदी है, तो मैं कह सकता हूं साथियों, अगर 8880 की भाग हम 12 से करा दे तो उसने एक साइकिल कितने रुपए में खरीदी है ये हमको मालूम पड़ जाएगा। तो 12 एकम 12, 12 सत्ते साथियों कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 4 बचेगा 48 हो जाएगा, 12 चौक आपके 48 हो जाएगा। तो कहा जा सकता है साथियों एक साइकिल उसने 740 रुपए में खरीदी और एक साइकिल उसने 880 रुपए में बेच दी। तो बेची है साथियों 880 में, खरीदी है साथियों 740 में, तो कितना उसको प्रॉफिट हुआ साथियों मालूम पड़ सकता है, बिल्कुल साथियों मालूम पड़ सकता है। तो 148 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ, तो ये लाभ है आपका, ये लाभ है। अब इस लाभ को ही प्रतिशत में बदलना है, तो लाभ को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा का 100 का लगाएंगे। उसके बाद साथियों क्रय मूल्य यहां पर लिखेंगे, यानी कि एक साइकिल का क्रय मूल्य कितना था, 740 था, तो 740 साथियों यहां पर आ जाएगा। चलिए, हमने लिख दिया। अब इसको 2 से कट करें, 2 सत्ते 14, 2 चौक आपके 8 हो जाएंगे, 2 2 3 आपका 6 हो जाएगा, 2 सत्ते आपका 14 हो जाएगा और 37 दुना कितना होता है साथियों, 37 दुना ही आपका 74 होता है। ये जीरो साथियों इसमें लग जाएगा, यानी कि 20% का प्रॉफिट यहां पर बिल्कुल साफ साफ साथियों आ जाएगा। तो आपका आंसर भी अगर साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों आपने एसएससी जीडी के लिए पूरे 80 प्रश्न देखे, 20 क्वेश्चन साथियों हिंदी के, 20 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन मैथ के। तो ये पूरा साथियों एक रियल पेपर की तरह मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा, इस क्लास के बारे में कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर बताएंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को भी जरूर साथियों लाइक कर देंगे। और अगर बात करें साथियों शेयर करने की, तो कम से कम 1-2 मित्रों को आप सभी लोग आराम से शेयर कर सकते हो और किसी एक ग्रुप में भी आप सभी लोग शेयर कर सकते हो। और उसके अलावा साथियों एक व्हाट्सएप ग्रुप है एसएससी जीडी वालों के लिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा साथियों प्लेलिस्ट दे रखी है मैंने पूरे मॉक टेस्ट की। मेरा मानना है अगर उस प्लेलिस्ट को आप तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।